सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क जिसकी आबादी करीब करीब 45 से 50 लाख के बीच होगी। ये सन 1960 में आज़ाद हुआ फ्रांस से। जब से इसको आज़ादी मिली है तब से लेकर आज तक यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल जैसी सिचुएशन रही है। बहुत सारे आर्म्ड फैक्शंस हैं, कभी ये ग्रुप कब्जा करता है, कभी वो ग्रुप कब्जा करता है, और नतीजा ये होता है कि ये दुनिया के सबसे गरीब तरीन मुल्कों में आता है। जबकि इसके पास बहुत रिच रिसोर्सेज हैं, सोने के, हीरे के खान और बहुत सारे मिनरल्स हैं यहाँ पे मौजूद, लेकिन ये दुनिया के सबसे गरीब तरीन मुल्कों में आता है। आबादी वाइज ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं, करीब 85 से 90% क्रिश्चियंस हैं और 10 से 12% मुसलमान हैं। यहाँ पे बहुत सारे आर्म्ड फैक्शंस हैं। ऐसा ही एक आर्म्ड फैक्शंस 2012 में वजूद में आया जिसको कहते हैं सेलेका फाइटर्स। सेलेका फाइटर्स ने भी मुल्क पे करीब जो है 2013 में जो है इनको सरकार बनाने का मौका मिला, इस आर्म्ड फैक्शंस को। एक ख़ास बात ये थी, सेलेका फाइटर्स में ज़्यादातर लोग मुसलमान थे और नतीजा ये हुआ कि सन 2013 में पहली बार एक मुसलमान प्रेसिडेंट बना जिसका नाम था माइकल जेटोडिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बने मिस्टर निकोलस। यहाँ एक सेकुलर टाइप की गवर्नमेंट बनी और इस सेकुलर गवर्नमेंट का मकसद ये था कि फॉरेन के जो फाइटर्स हैं, जो फॉरेन इंटरवेंशन है उसको कम किया जाए, मुल्क से करप्शन को ख़त्म किया जाए, मुल्क की गुर्बत पे काम किया जाए। लेकिन चंद दिन ही हुए थे इस सरकार के बने हुए कि वहाँ पे अचानक एक मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन का एक सिनेरियो डेवलप किया गया और नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे मुसलमानों का जेनोसाइड हुआ। और जो उसका कैपिटल था बैंगुई, जो उसका सबसे बड़ा शहर भी है, वहाँ कहते हैं कि मुसलमानों को लगभग जो है ख़त्म कर दिया गया। 1,40,000 के करीब आबादी थी। कुछ दिनों पहले तक वहाँ पे हार्डली 900 मुसलमान बचे थे, बल्कि 436 मस्जिदें थीं, 417 शहीद कर दी गई। तो कुल मिला के एक जेनोसाइड हुआ। लेकिन क्यों हुआ? जबकि वहाँ पे कोई मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियन की कोई बात नहीं थी। हर इंसान गरीबी की बात करता था, करप्शन की बात करता था। फिर अचानक मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन एंगल क्यों आया? ये ख़ास बात होती है उन मुल्कों की कि जहाँ पर पहले से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, जहाँ पे पहले से गुर्बत हो, वहाँ पर अक्सर पॉलिटिशियंस मज़हब का इस्तेमाल करते हैं और जो मोहरा बनता है और जो उसका खामियाजा भुगतता है वो एक आम माइनॉरिटी में रहने वाला इंसान बनता है। भले ही वो माइनॉरिटी मज़हब के हिसाब से मुसलमान हो, कहीं माइनॉरिटी जो है रेस के हिसाब से कभी ब्लैक हो सकता है, कहीं कोई ज़ात के बिना पे हो सकता है, तो उसका निशाना हमेशा माइनॉरिटी बनता है। तो यहाँ पे इसको मुसलमानों को निशाना सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि सिलेका फाइटर्स जो थे वो ज़्यादातर मुसलमान थे और एक मुस्लिम आइडेंटिटी थी, एक माइनॉरिटी आइडेंटिटी थी जिसको ख़ास निशाना बनाया गया। अब ये दूसरी बात कि क्या हमेशा माइनॉरिटी आइडेंटिटी वाले लीडर्स हमेशा क्या नुकसान सफ़र करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब अगर मुल्क तरक्की याफ्ता हो, जब मुल्क में पढ़े लिखे लोग हों, जब मुल्क का मसला मज़हब नहीं होता है, तब माइनॉरिटी लीडर कामयाब भी हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कनाडा में बहुत सारे सरदार हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत सारे मुस्लिम्स हैं अमेरिका में, बहुत सारे हिंदूज़ हैं अमेरिका में जो कि अच्छी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। खुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अगर पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स की बात की जाए तो थोड़ा सा तारीख में आपको ले चलते हैं कि आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मुसलमानों की आइडेंटिटी क्या है और क्या रही है? मुसलमानों की आइडेंटिटी तब्दील करती रही है। अगर हम पास्ट की बात करें तो साउथ में मुसलमानों ने सबसे पहले मुसलमानों को देखा गया ईमानदार ताजिरों के तौर पे। नॉर्थ इंडिया में पहले इन्हें लूटेरों के तौर पे देखा गया, चूँकि महमूद बिन गजनवी, मोहम्मद बिन गौरी यहाँ पे आते थे, यहाँ पे लूट के चले जाते थे। फिर कुछ दिनों के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि खुद एक स्लेव थे, उन्होंने बादशाहियत कायम की और एक इमेज गई कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जहाँ पर कि किसी स्लेव को, जहाँ पे पूरी दुनिया स्लेव से, जानवर से भी बदतर जो है बिहेव करती है, वहाँ पे एक स्लेव यहाँ पे बादशाह भी बन सकता है। फिर रज़िया सुल्ताना बादशाह बनी तो एक और इस मुसलमानों की इमेज में जो है बढ़ोतरी हुई कि यहाँ पे मुसलमान औरत भी बादशाह बन सकती है। तो कुल मिला के 800 साल मुसलमानों ने यहाँ पे हुकूमत की, लगभग 800 साल। कुछ अच्छे दौर भी आए, कुछ ख़राब दौर भी आए, लेकिन कभी भी मुसलमान यहाँ पे मेजोरिटी में नहीं रहा। हमेशा आबादी 18%, 20%, 22% ही रही। फिर कैसे हुकूमत किया? एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुसलमानों का जो एक इमेज था, एक आइडेंटिटी थी, वो थी अदल और इंसाफ वाली, वो थी सादगी वाली, वो थी इंसाफ पसंद वाली। और ये आइडेंटिटी जब रहती है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी जब आपकी ये रहती है कि एक माइनॉरिटी एक मेजोरिटी की आवाज़ बन जाए, तब माइनॉरिटी की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कामयाब होती है। लेकिन जब माइनॉरिटी की आइडेंटिटी एक ख़तरा बन जाती है, जब मेजॉरिटी कम्युनिटी एक माइनॉरिटी को दुश्मन के तौर पे देखने लगती है, जब वो दाढ़ी टोपी जो कभी आपकी इज्जत का सबब होता था, उस दाढ़ी और टोपी को जब लोग शक की निगाह से देखने लगते हैं, जब आप ज़्यादा माइनॉरिटी बनने की कोशिश करते हैं तो फिर मेजॉरिटी के बनने की कोशिश करता है। जब माइनॉरिटी का लीडर मेजॉरिटी की आवाज़ न बन पाए, जब माइनॉरिटी का लीडर एक डिवीज़न पैदा करने की ताकत रखता हो, तब माइनॉरिटी की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खतरा बन सकती है माइनॉरिटीज़ के लिए।
जैसा कि हमें देखने को मिला अफ्रीका में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर बार हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर ऐसे हालात में हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में मुसलमानों को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खतरनाक है या फ़ायदेमंद है? अभी जो हालात हैं हिंदुस्तान के, वो बहुत ही पॉलिटिकली सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर है, बहुत ही पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर है, हाईली कम्युनलाइज्ड एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर के हालात ये हैं कि अगर आपने कहा कि हमें जो है करेला जो है कड़वा लगता है, तो वो फ़ौरन कहेंगे हमें करेला मीठा लगता है। जब हालात ऐसे हों, तो ऐसे हालात में पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्चुअली ख़तरनाक साबित हो सकती है एक आम माइनॉरिटी के लिए। तो इसलिए वक्त की ज़रूरत ये है अभी के हिसाब से कि पहले अपनी आइडेंटिटी पे वर्क किया जाए। जो हमारी पहचान आज बन गई है, उस पहचान को अलग किया जाए। पहले भरोसा जीतने की कोशिश की जाए। जब एक माइनॉरिटी लीडर को देख के एक मेजॉरिटी ये कहे कि ये हमारा लीडर बन सकता है, तब माइनॉरिटी की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कामयाब हो सकती है। अदरवाइज डिवीजन, पोलराइजेशन और बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं और मुल्क में सिविल वॉर जैसे हालात बनने के चांसेस बढ़ते हैं। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन इस पर ज़रूर ज़रूर गौर करिए, ज़रूर संजीदगी से इस पर गौर कीजिए। शुक्रिया।